गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज 9th के इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो से आगे चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पदार्थ और पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। उन भौतिक अवस्थाओं के मध्य अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक गति और अंतराण्विक बल के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि अंतराण्विक बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आसंजक बल और ससंजक बल। आसंजक बल अलग अलग प्रकार के पदार्थों के मध्य जो बल लगता है उसको आसंजक बल कहते हैं, और एक समान प्रकार के परमाणुओं के बीच जो बल लगता है उसको ससंजक बल कहते हैं, या एक समान प्रकार के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको ससंजक बल कहते हैं। जैसे अगर हम एक गिलास में पानी ले लें, ठीक है, तो आप अगर एक गिलास में शुद्ध जल है, उसमें कोई अशुद्धि या कोई चीनी या नमक कुछ मिला नहीं है, शुद्ध जल है, तो उसमें जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो बल लग रहा है वो होगा ससंजक बल। एक समान पानी के मॉलिक्यूल्स, सभी पानी के अणु हैं, लेकिन जिस गिलास में पानी भरा हुआ है उस गिलास और पानी के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको कहते हैं आसंजक बल। उस आसंजक बल के कारण ही पानी गिलास की सतह को भिगो देता है, उससे चिपक जाता है, क्योंकि गिलास और पानी के बीच आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चर्चाएं लास्ट वीडियो में हो चुकी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं वो लास्ट वीडियो भी। अब उससे आगे बात करते हैं, पदार्थ पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ताप का प्रभाव। देखिए, पदार्थ की तीन मुख्य भौतिक अवस्थाएं बताई, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम बात करें ठोस की, ठीक है, ठोस के रूप में हम क्या ले सकते हैं, बर्फ ले सकते हैं, है ना। और मान लिया कि बर्फ का ताप जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हमने ठोस के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ ले रखी है, सॉलिड स्टेट में है। अब इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा देंगे तो ठोस द्रव अवस्था में आएगा, इसको कहेंगे द्रव अवस्था। और 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को जब द्रव अवस्था में बदलेंगे तो वो क्या बनेगा, जल। 0 डिग्री सेल्सियस का ही जल बनेगा, ठीक है, ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर। बात एक ही है, गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर। तो गर्म करने पर ठोस द्रव अवस्था में बदलेगा, बर्फ पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा। लेकिन उस पानी को अगर हम ठंडा कर दें, तो फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें, थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा करें तो क्या होगा, फिर बर्फ में आ जाएगा। यानी जिस ऊष्मा को देकर हमने ठोस को बर्फ में बदला, ठोस को द्रव में बदला, बर्फ को जल में परिवर्तित किया, अगर वही ऊष्मा उससे वापस निकाल ले, उस पदार्थ को ठंडा कर दें, तो गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदल रहा था, ठंडा करने पर वही द्रव वापस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ताप के कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तथा उसी ताप को अगर हम यानी उसी ऊष्मा को हम वापस निकाल लें, ताप को कम कर दें, वापस उसी अवस्था में आ जाएं, तो पदार्थ की अवस्था भी उसी अवस्था में आ जाएगी। यानी गर्म करने पर ठोस द्रव में, ठंडा करने पर द्रव ठोस में। और इस द्रव को अगर हम और अधिक गर्म कर दें, तो और गर्म कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस का द्रव, हम मान लेते हैं 0 डिग्री नहीं, ताप हटाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ताप हटाते हैं। द्रव जल बना, जल को गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद और अधिक गर्म करें तो वो द्रव गैस में बदल जाएगा। यानी जो जल था वो किस में बदल जाएगा, भाप में, भाप में या जलवाष्प में, भाप या जलवाष्प, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, अगर हम पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। और उसी जलवाष्प को अगर हम ठंडा कर दें तो वो वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो गर्म करने पर
द्रव गैस में आ रहा है और ठंडा करने पर गैस पुनः द्रव अवस्था में बदल रही है। अब यहां पर देखना कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। जब पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ ले रखी है और बर्फ को जब हम ऊष्मा दें, गर्म करें, तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, मेल्ट होगी, गलेगी। तो जब बर्फ गलेगी तो इस क्रिया को कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन। बर्फ जल में आ रही है, ठोस जब द्रव में बदलेगा तो उस क्रिया को कहेंगे गलन, और जब द्रव गैस अवस्था में बदलेगा तो उस क्रिया को कहेंगे क्वथन। क्वथन मीन्स उबलना, क्वथित हो गया पदार्थ, उबल गया। और जब कोई द्रव क्वथित होगा तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार अगर हम गैस को ठंडा कर रहे हैं, गैस द्रव अवस्था में बदल रही है, तो वो कौन सी क्रिया हो रही है? द्रवण। द्रवण या इसी को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। गैस संघनित हो गई और संघनित होकर के द्रव अवस्था में बदलेगी, और जब द्रव ठोस में बदलेगा तो इस क्रिया को कहते हैं हिमीकरण। हिमीकरण, हिम मीन्स बर्फ, यानी बर्फ में बदलना, यानी हिमीकरण। ठीक है, द्रव का ठोस में बदलना, यह क्रिया कहलाती है हिमीकरण। तो 4 क्रियाएं यहां देखने को मिली, गलन, क्वथन, द्रवण और हिमीकरण। इनकी परिभाषाएं क्या है, ध्यान से सुनना। एक आइडियल डेफिनेशन बोल रहे हैं, इस आइडियल डेफिनेशन से आप सारी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना। क्या कहा? किसी ठोस को गर्म करने पर उसका द्रव अवस्था में बदलना, ठीक है, द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। ठीक है, गलन कहलाता है। ठीक, अब देखो क्वथन क्या है? किसी द्रव को गर्म करने पर उसका गैस अवस्था में बदलना, यानी इतना पार्ट जो है ये आपका चेंजेबल है, इसको आप चेंज करेंगे तो अवस्थाएं बदल जाएंगी। देखिए क्या कहेंगे, किसी ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है। क्वथन क्या है? किसी द्रव को, द्रव से गैस में बदलना, किसी द्रव को गर्म करने पर उसका गैस अवस्था में बदलना क्वथन कहलाता है। फिर हिमीकरण क्या है? किसी द्रव को अब गर्म की जगह क्या कर देंगे, ठंडा। ठीक है, ठंडा करने पर उसका ठोस अवस्था में बदलना हिमीकरण कहलाता है। और किसी गैस को ठंडा करने पर उसका द्रव अवस्था में बदलना द्रवण या संघनन कहलाता है। ठीक, ये तो हो गई क्रियाओं की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और लिखते हैं जो गलन के लिए आएगा, गलनांक। गलन के लिए गलनांक, क्वथन के लिए क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और द्रवण के लिए द्रवणांक, और हिमीकरण के लिए हिमांक। अब ये क्या है? देखो बर्फ गल रही है, लेकिन बर्फ किस ताप पर गलेगी? -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ लें और उसको गर्म करने का प्रयास करें तो क्या -5 डिग्री सेल्सियस पर ही वो मेल्ट हो जाएगी? नहीं, -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक ताप परिवर्तित करेगी और बदलेगी कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? क्योंकि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। ये जो अंक है, गलन का अंक निश्चित होगा, क्वथन का अंक निश्चित है, हिमीकरण का अंक हिमांक निश्चित है, द्रवण का अंक द्रवणांक निश्चित है, यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर ये क्रियाएं होती हैं, इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? गलनांक के लिए लिखेंगे वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस बिना ताप बदले द्रव अवस्था में
बदल जाता है। उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन देखिए। अभी हमने क्या लिखी, गलनांक की परिभाषा लिखी है, किसी निश्चित वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस बिना ताप बदले द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठोस द्रव अवस्था में बदल रहा है बिना ताप बदले, ताप नहीं बदलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस का ही पानी बनेगा, ठीक है, ताप नहीं बदलेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पानी बना रही है। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस की भाप द्रवित होकर 100 डिग्री सेल्सियस का जल बनाएगी, और 0 डिग्री सेल्सियस का जल ठंडा होकर बर्फ अवस्था में बदलेगा तो भी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बनाएगा। तो क्या कर रहे हैं देखिए, तो गलन के लिए क्या कहा, गलनांक के लिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस बिना ताप बदले द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। अब क्वथनांक क्या होगा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव बिना ताप बदले गैस अवस्था में बदल जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। बस ये चीजें बदलनी, इतनी डेफिनेशन चेंज है ना। अब हिमांक के लिए क्या कहोगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव बिना ताप बदले ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैस बिना ताप बदले द्रव अवस्था में बदल जाता है या बदल जाती है, उस गैस का द्रवणांक कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस उम्मीद करते हैं आप आसानी से बना के लिख सकते हो। तो पदार्थ पर ताप का प्रभाव आपको समझ में आया हो, ये सारी डेफिनेशन आपकी समझ में आई हो, आप नोट करिए। ठीक है, अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए। इसी डेफिनेशन से आप सारी डेफिनेशन, चारों डेफिनेशन बना सकते हैं। हमने आपको एक आइडियल डेफिनेशन लिखाई है, उससे आप चारों डेफिनेशन गलन गलनांक, क्वथन क्वथनांक, हिमीकरण हिमांक और द्रवण द्रवणांक, सारी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, बनाइए। अब देखिए, अभी क्या था, ठोस को हम गर्म कर रहे हैं तो वो बदल रहा है द्रव अवस्था में, और द्रव को जब गर्म कर रहे हैं तो बदल रहा था गैस अवस्था में, है ना। लेकिन अगर किसी ठोस को गर्म करने पर वो सीधा गैस अवस्था में बदल जाए, गर्म करने पर सीधा गैस अवस्था में बदल जाए, या गैस को ठंडा करने पर वो सीधा ठोस अवस्था में बदल जाए, है ना, बीच में द्रव आना ही नहीं, गर्म करने पर सीधा गैस में और उस गैस को वापस ठंडा करने पर सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, तो ये क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस गर्म करने पर सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तथा ठंडा करने पर गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक, ऊर्ध्वपातन कहलाती है तथा ये पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातज। और कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इनका एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कपूर, नौसादर, आयोडीन आदि। आयोडीन ऊर्ध्वपातज है, ठोस अवस्था में होती है, उसको गर्म करने पर सीधा गैस अवस्था में बदल जाती है। इसीलिए कहा जाता है खाना बनाते समय नमक का प्रयोग पहले न करें। ठीक है, खाना बनने के बाद ऊपर से नमक डालना चाहिए, क्योंकि उसका आयोडीन गर्म करते ही वाष्प होकर के निकल जाता है। ठीक है, देखिए, अगर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल रहा है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, गलन। द्रव गैस में बदल रहा है तो क्या कहलाएगी, क्वथन। लेकिन ऊर्ध्वपातन डायरेक्ट होता है, गलन और क्वथन की क्रियाएं नहीं होंगी, सीधा ऊर्ध्वपातन, है ना। पदार्थ सीधा गैस अवस्था में बदल जाएगा और वापस ठंडा करने पर सीधा ठोस अवस्था में आ जाएगा। वापस वो क्रियाएं द्रवण की या द्रवीभूत होने की या वापस हिमीकरण की क्रियाएं नहीं होती, इनमें सीधा ऊर्ध्वपातन होता है।
वाष्पीकरण क्या है और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? देखिए, वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या होगा? बहुत सरल सी डेफिनेशन है, किसी द्रव का वाष्प में बदलना, यानी गैस अवस्था में बदलना। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की क्रिया दो प्रकार से हो सकती है, एक होता है वाष्पन, दूसरा होता है क्वथन। ठीक है, एक होता है वाष्पन और दूसरा क्या होता है? क्वथन। वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? वाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पे हो सकती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी वाष्पित हो सकता है। आपने देखा होगा कपड़े नॉर्मल टेम्परेचर पर सूख जाते हैं, कहीं किसी स्थान पर पानी गिर जाए, फैल जाए, स्वतः वाष्पित होकर सूख जाता है। क्या उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करना होता है? कपड़ों को क्या 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होता है? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर वायुमंडल में कपड़े स्वतः सूख जाते हैं। नहीं सूखते हैं तो उसके पीछे भी कुछ कारण है, वो वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने के कुछ प्रमुख कारण हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं वाष्पन और क्वथन की। तो वाष्पन क्या है? वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है, लेकिन वाष्पन होगा कहाँ? द्रव की सतह पर। कोई पात्र है, उसमें द्रव भरा हुआ है और हम इसमें वाष्पन की क्रिया देखें तो वाष्पन की क्रिया केवल द्रव की सतह पर होगी। द्रव की सतह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाष्पित होंगे, वो क्रिया वाष्पन कहलाएगी। लेकिन क्वथन में संपूर्ण द्रव वाष्पित होना शुरू कर देगा, यानी नीचे से भी बबल्स बनकर ऊपर आने लगेंगे। जैसे आपने चाय बनाई है तो आपने उसमें देखा होगा कि पानी बॉईल करते हैं, है ना? चाय बनाने के लिए पानी को क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं। नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म किया और पत्ती चीनी डाल दी, छान लिया, पी लिया, ऐसा तो नहीं करते हैं। उसको गर्म करते हैं तब तक जब तक पानी उबलने ना लगे। तो जिन्होंने चाय बनाई वो जानते हो, जब पानी उबालते हैं तो आप देखते होंगे कि इससे एक क्रिया होती है, उबालने की पहचान कैसे करते हो? जब उसमें छोटे छोटे बबल्स बन के ऊपर आने लगते हैं, पानी में तेजी से बबल्स बनने लगते हैं नीचे से ऊपर तक, तो हम कहते हैं पानी उबलने लगा है। उसमें आप आसानी से अन्य सामग्री डाल करके चाय की प्रोसेस बना लेते हैं। लेकिन जब वो बबल नहीं बनते हैं, उससे पहले भी बबल नहीं बनने, उससे पहले उस समय भी आप देखते हैं, जब हम ऊपर के जब उसकी लिड को हटाते हैं, ढक्कन को हटाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें से वाष्प निकलती है। वो कहाँ से आ रही? वो क्रिया है वाष्पन। ठीक है, और जो पानी का उबलना, जब पूरे द्रव में बबल्स बनने लगे, वो क्रिया कहलाती है क्वथन। तो वाष्पन और क्वथन में अंतर है कि वाष्पन की क्रिया केवल द्रव की सतह पर होती है, क्वथन की क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। वाष्पन की क्रिया बहुत धीमी गति से होती है, क्वथन तीव्र गति से होता है। वाष्पन धीरे धीरे हो रहा है, क्वथन तीव्र गति से होता है। वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है, क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है, जिसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। वाष्पीकरण की क्रिया को 4 चीजें प्रभावित करती हैं। पहला तो है स्वतंत्र तल का क्षेत्रफल। स्वतंत्र तल का क्षेत्रफल, स्वतंत्र तल का मतलब है खुले हुआ तल। जिस पात्र में आपने उस द्रव को भरा है उसका ऊपरी तल खुला हुआ कितना है। आप किसी द्रव को एक बोतल में ले लें, आप एक बोतल में लें, अब इस बोतल में इसके कैप को खोल कर रख दें पानी भर के, तो इसका स्वतंत्र तल कितना है? केवल इतना। ठीक है, इसका स्वतंत्र तल, खुला हुआ तल केवल इतना है। इतने भाग से पानी वाष्पित होगा, इतने भाग से नहीं निकलेगा, इसके इतने भाग से पानी वाष्पित होगा। और इसकी जगह पर आप एक बड़ा पात्र ले लें, कोई परात ले लें, है ना, बड़ा सा, और छत पर दोनों में नाप करके जितना पानी बोतल में उतना पानी उस परात में डाल करके रख दें। ध्यान ही रखें कि उसको कोई जानवर, कोई पक्षी छुए ना, बंदर उसको फैलाए ना, पक्षी उसको पिए ना। ठीक है, कोई भी उसको टच ना करे। और शाम को, पूरे दिन रखा रहने दें, शाम को आप दोनों का वॉल्यूम नोट करें, आयतन नोट करें, तो आप देखेंगे जो परात में पानी रखा तो उसका आयतन बहुत कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वो अधिक वाष्पित हो गया। क्यों वाष्पित हुआ? क्योंकि उसका स्वतंत्र का क्षेत्रफल अधिक था। तो वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो स्वतंत्र तल के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और स्वतंत्र तल के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी स्वतंत्र तल का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा।
ठीक है। नदी की तुलना में समुद्र के पानी अधिक वाष्पित होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का एरिया अधिक है। ठीक है। दूसरी चीज होती है ताप। ताप पर कैसे निर्भर करता है? आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है या सर्दी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम जब होता है और कपड़े जल्दी नहीं सूखते, कोहरा और ओस गिर रही होती है तो कपड़े नहीं सूखते जल्दी, तो क्या करते हैं, उन कपड़ों को कमरे में कहीं टांग कर और रूम हीटर वगैरह चालू कर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, उसको गर्म करते हैं, हीटर या रूम हीटर चालू कर देते हैं, तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ताप बढ़ा दिया। तो ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती, पानी शीघ्रता से वाष्पित होने लगता है। तीसरी चीज होती है वायु का वेग। वायु का वेग, बारिश के मौसम में ये चीजें आप लोगों ने अक्सर देखी होंगी। कपड़े जब नहीं सूखते हैं तो पंखों के कूलर की हवा में टांगते हैं, सूख जाते हैं। यानी वायु का अगर वेग बढ़ जाएगा, अधिक वायु प्रवाहित होगी, वायु तेजी से प्रवाहित होगी, तो वहां उसके संपर्क का जो जल है या जो द्रव है वो अधिक तेजी से वाष्पीकृत होगा। यानी वाष्पीकरण की क्रिया वायु के वेग बढ़ने पर भी बढ़ जाती है। तो ये तीनों क्रियाएं ऐसी हैं जिनके बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, यानी इन तीनों के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की क्रिया स्वतंत्र के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, वाष्पीकरण क्रिया ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, वाष्पीकरण की क्रिया वायु के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन चौथी चीज जो है वो आर्द्रता, आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, ये आर्द्रता क्या है? आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, यानी नमी, जो वायुमंडल में नमी है, जलवाष्प है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जो गर्मियों में मार्च अप्रैल मई जून के महीनों में कब इतनी गर्मी होती है, वायुमंडल इतना शुष्क होता है, सूखा होता है कि अगर कहीं पानी गिर जाए तो बहुत जल्दी सूख जाता है। या कपड़े अगर गीले भी हैं, आप उनको धुलने के बाद धूप में न टांगे, छाया में टांग दें, छाया में भी कपड़े सूख जाते हैं। धुलने के आधे घंटे एक घंटे के अंदर कपड़े सब सूख जाते हैं छाया में ही। बारिश के मौसम में धूप देखनी पड़ती है, सर्दियों के मौसम में धूप में डालने पड़ते हैं। लेकिन जब मार्च अप्रैल के महीने होते हैं, मई जून, मार्च अप्रैल मई के महीने में, जहाँ बारिश शुरू न हो उससे पहले के मौसम शुष्क होता है, उस समय वायुमंडल की जो आर्द्रता है, वायुमंडल में जो नमी है वो बहुत कम हो चुकी होती है। क्योंकि वायुमंडल में टेम्परेचर अधिक होता है, तो जो वाष्प होती है, वो वायुमंडल की जल वाष्प होती है, वो वाष्पित होकर के ऊपर चली जाती है, तो वायुमंडल की जल वाष्प नीचे कम हो जाती है, आर्द्रता की मान घट जाता है। और जब वायुमंडल में आर्द्रता नहीं है, सूखा हुआ मौसम है, तो क्या हुआ, वाष्प जैसे ही पानी संपर्क में आया, वाष्पित हो रहा है, कपड़ा आपने टांगा तो कपड़े का पानी आसानी से कपड़े से वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला जाता है। और जब पानी वायुमंडल में चला जाता है तो कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, कपड़े वाष्पीकरण के कारण सूखते हैं। लेकिन जब वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, बारिश का मौसम होता है, बारिश हो जाती है, जून जुलाई के महीनों में देखिए, जून जुलाई के महीनों में जब बारिश का मौसम होता है, वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, उस समय अगर आप कपड़े टांगते हैं जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में पहले से ही आर्द्रता बहुत हो चुकी है। अब कपड़े का पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में कैसे जाए? जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां स्पेस ही नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है जिससे पानी वाष्पित हो। तो हम क्या करते हैं, उसको में हवा का वेग देते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी तरीके से पानी वाष्पित हो, कपड़ा सूख जाए, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि तीन चीजों के अनुपाती है, और चौथी आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्पीकरण की क्रिया। ठीक है, तो वाष्पीकरण क्रिया वायुमंडल की आर्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद वाष्पीकरण के कारण शीतलता का प्रभाव। देखो बेटा, वाष्पीकरण होगा तो शीतलता महसूस होगी। कैसे? बहुत गर्मी है, बाहर से कहीं से आए हैं, पसीने से भीगे हुए, कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं, आकर कमरे में बैठ गए, पंखा ऑन किया, पंखे की नॉर्मल पंखे की हवा लग रही है और हमको बहुत ठंडी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि कपड़ा भीगा हुआ है ना। जब कपड़ा भीगा हुआ है तो भीगे हुए पसीने से भीगे हुए कपड़े में हमें वो पंखे की गर्म हवा भी ठंडी महसूस हो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही पसीना सूखता है तो वो पंखे की हवा के गर्म महसूस होने लगती है, एकदम गर्म लगता है, लपट लग रही है, लू चल रही है ना। लेकिन जब पसीने से भीगे होते हैं उस समय ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि पसीने से जब हम भीगे हुए हैं, कपड़े भीगे हुए हैं, तो हवा के संपर्क में वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है,
बताया तो वाष्पीकरण क्रिया वायु के वेग पर निर्भर करती है, वेग के अनुपात पाती है। तो हवा जैसी पंखे की हवा लगी, वायु का वेग अधिक था तो कपड़े का जो पसीना था वो वाष्पित होने लगा। और जब भी कोई द्रव वाष्पित होगा तो वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा हमारे शरीर से लेगा। तो हमारे शरीर से जब ऊष्मा ली जाएगी तो हमारे शरीर के टेम्परेचर में कमी आएगी। जब शरीर के टेम्परेचर में कमी आएगी तो हमको शीतलता का अनुभव होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना है कि कोई भी द्रव अगर वाष्प में बदल रहा है तो बिना गुप्त ऊष्मा के नहीं हो सकता है, बिना गुप्त ऊष्मा के नहीं हो सकता है। अभी हमने पीछे कहा था 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस का जल बनाती है, 100 डिग्री सेल्सियस का जल जब गर्म होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनाता है। तो बेटा आप जरा ध्यान दो, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, इसको जो हमने ऊष्मा दी जल बना, लेकिन टेम्परेचर इसका 0 डिग्री रहा, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, तो वो ऊष्मा कहां गई? वो इसकी अवस्था परिवर्तन में खर्च हो गई और वही कहलाती है इसकी लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? छिपी हुई ऊष्मा, लेटेंट हीट। ये छिपी हुई है, दिखती नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। दो प्रकार की होती है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ रहा है, गल रहा है, तो उसको कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। द्रव अवस्था से वाष्प में जा रहा है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो दो प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन गुप्त ऊष्मा। पदार्थ अगर गल रहा है तो गलन की गुप्त ऊष्मा, और अगर वाष्प बदल रहा है तो वाष्पन गुप्त ऊष्मा। और बिना गुप्त ऊष्मा के पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकता है। कोई भी द्रव तब तक गैस में नहीं बदलेगा जब तक उसको उसके लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा नहीं मिलेगी। तो पसीना क्या था? लिक्विड, गैस में बदलेगा, उसको आवश्यक गुप्त ऊष्मा अपनी चाहिए। वो ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? हमारे शरीर से। जैसे हमारे शरीर से ऊष्मा वो लेकर के वाष्प में बदलेगा तो हमारे शरीर से ऊष्मा निकलेगी तो हमको ठंडक महसूस होती है, शीतलता का अनुभव होता है। यही कारण है कि मिट्टी के घड़ों में या सुराही में भरा हुआ जल ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का जो घड़ा है उसकी सतह मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी में बहुत छोटी छोटी महीन महीन सी कैपिलरीज बन जाती हैं, यानी केस नलियां बन जाती हैं, कैपिलरीज, केस नलियां। उनमें जल भरा होता है, बहुत बारीक से रोज छिद्र से होते हैं, उनमें जल को अवशोषित कर लेती हैं, भीगी होती है। वो जल जब वाष्पित होता है वायुमंडल में तो वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा चाहिए। वो कहां से आएगी? तो वो वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के अंदर भरे हुए जल से लेता है। जो घड़ा है उसके अंदर जो जल भरा हुआ उसी से गुप्त ऊष्मा लेकर के घड़े की सतह का पानी वाष्पित होता है। और जब घड़े के अंदर के जल से ऊष्मा निकलती है तो घड़े के अंदर के जल के टेम्परेचर में कमी हो जाती है, जिसके कारण घड़े के अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है ना। एक प्रश्न और देखा होगा कि किसी गिलास में भरे हुए शीतल जल, इसके अंदर कोई ठंडा पानी, चिल्ड वाटर भर दे, है ना, ठंडा पानी भर दे, तो क्या होता है? जब हम इसमें ठंडा पानी भर देते हैं तो इस गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आपको दिखाई देती हैं। वो कहां से आती हैं? क्या पानी गिलास में से बाहर निकलने लगता है? गिलास में छिद्र हो जाते हैं, वहां उसमें कोई कैपिलरीज बनी होती हैं? नहीं, उसमें कोई केसनियां नहीं होती। ये पानी वायुमंडल का पानी है। वायुमंडल में जो हमने आर्द्रता बताई थी, जो वायुमंडल में जो नमी है, जो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में तैर रही है, यही नमी जब ठंडे गिलास के संपर्क में आती है तो ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर के पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिलास की सतह पर जम जाती है और वही पानी गिलास की सतह पर आपको दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो और आज जो कुछ हमने आपको समझाया वो आपकी समझ में आया हो। जो डेफिनेशंस हमने आपको लिखाई हैं आप उनको पॉज करके लिख सकते हैं, कुछ हमने बोल के लिखाई है आप उस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक आइडियल डेफिनेशन हमने आपको लिखाई थी, उनसे आप उन चारों डेफिनेशंस को बना सकते हैं, गलन गलनांक, क्वथन क्वथनांक, हिमीकरण हिमांक और द्रवण द्रवणांक की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, सेकंड चैप्टर से रिलेटेड वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का पहला ये वीडियो अच्छा लगा हो, पहले चैप्टर का ये वीडियो। और अगर आपको आज का ये चैप्टर, पहला चैप्टर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।